नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के एक ऐसे शानदार दौर की जो अक्सर उत्तर के बड़े-बड़े साम्राज्यों की कहानियों में कहीं खो सा जाता है। ये कहानी दक्षिण की है, मसालों की खुशबू वाले तटों और मोतियों से भरे समंदरों की। ये कहानी है संगम युग की। और ये सवाल सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस समय उत्तर में महान साम्राज्य बन और बिखर रहे थे, ठीक उसी वक्त दक्षिण में एक उतनी ही शानदार, साहित्यिक रूप से अमीर और व्यापार में आगे बढ़ी हुई सभ्यता फल फूल रही थी। तो चलिए आज इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटते हैं और दक्षिण भारत के इस भूले हुए स्वर्ण युग में गोता लगाते हैं, जिसकी अहमियत को आज फिर से पहचाना जा रहा है। इस दुनिया का नाम था तमिलकम, मतलब तमिलों की भूमि। ये वो जमीन थी जिस पर संगम युग का पूरा इतिहास रचा गया। अगर आज के नक्शे पर देखें तो इसमें पूरा तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से आते थे। अच्छा, ये दौर था कब का? तो मान लीजिए लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का। यानी कि उत्तर में मौर्य साम्राज्य के ढलने से लेकर गुप्त साम्राज्य के उठने के बीच के वो 600 साल। और पता है, इस दौर की सबसे खास बात क्या है? इसका इतिहास हमें सिक्कों या शिलालेखों से उतना नहीं मिलता जितना कि उस समय के साहित्य से मिलता है। और इसी साहित्य की वजह से इस युग को इसका नाम मिला संगम। संगम का मतलब होता है एक साथ आना या मिलना, और यहाँ इसका मतलब था कवियों और विद्वानों की एक बड़ी सभा या अकेडमी। ऐसा माना जाता है कि पांड्य राजाओं की देखरेख में ऐसी 3 महान संगम सभाएं हुईं। पहला संगम तो इतना पुराना और पौराणिक है कि कहते हैं उसमें देवता भी आए थे, पर अफसोस उसकी कोई भी रचना आज हमारे पास नहीं है। दूसरे संगम से हमें एक बहुत ही जरूरी किताब मिली, तोलकाप्पियम, जो तमिल भाषा का सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ है। और फिर हुआ तीसरा संगम, जिसने हमें साहित्य का वो खजाना दिया जिसे आज हम संगम साहित्य कहते हैं। इस साहित्य की गहराई का अंदाजा लगाना हो तो महान दार्शनिक तिरुवल्लुवर की लिखे तिरुकुरल की बस इस एक बात से लगा सकते हैं। ये किताब आज भी अपने ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो चलिए अब इसी साहित्य के जरिए उस समय के राजपाट को समझते हैं। उस दौर में 3 महान राजवंशों का दबदबा था। इन्हें एक साथ मूवेंदर कहा जाता था, यानी 3 मुकुटधारी राजा। ये थे चेर, चोल और पांड्य। हाँ, इनके बीच लड़ाइयाँ तो चलती रहती थीं, पर हर किसी का अपना एक अलग इलाका, अपनी राजधानी और अपना एक खास निशान था। और इन तीनों ने मिलकर ही तमिलकम का इतिहास लिखा। सबसे पहले बात चेरों की। इनका राज था आज के केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर। इनकी असली ताकत थी पश्चिमी तट पर इनका कंट्रोल। इनका एक बंदरगाह था मुजरिस, जो उस वक्त का इंटरनेशनल बिजनेस हब था। जरा सोचिए, रोम से बड़े-बड़े जहाज सोना लेकर आते थे और यहां से काला सोना यानी काली मिर्च और मसाले भरकर वापस जाते थे। ये कोई कहानी नहीं है। दक्षिण भारत में हजारों की तादाद में रोमन सिक्के मिले हैं, जो इस व्यापार का पक्का सबूत हैं। अब जरा पूरब की तरफ चलते हैं, कावेरी नदी के हरे भरे डेल्टा में। ये था चोलों का इलाका। इनके सबसे महान राजाओं में से एक थे करिकाल चोल। वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने कावेरी नदी पर एक बहुत बड़ा पत्थर का बांध भी बनवाया, जिसे आज कल्लानाई कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि 2000 साल बाद भी वो बांध काम कर रहा है। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। और अब बात करते हैं इन तीनों में सबसे पुराने राजवंश की, पांड्यों की। इनका जिक्र तो यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने भी किया है। इनकी राजधानी मदुरई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि तमिल संस्कृति और साहित्य का दिल थी। यहीं तो वो संगम सभाएं होती थीं। और इनकी दौलत का राज, वो था इनका बंदरगाह कोरकई, जो पूरी दुनिया में अपने मोतियों के लिए मशहूर था। लेकिन रुकिए, संगम युग की कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं और उनकी लड़ाइयों की नहीं है। ये कहानी उस दौर के आम लोगों, उनके रहन सहन और उनके समाज की भी है। देखिए, संगम समाज की एक बहुत ही अनोखी बात थी तिणाई सिस्टम। यहां समाज का बंटवारा जन्म पर आधारित जातियों से नहीं, बल्कि 5 अलग अलग तरह के ज्योग्राफिकल इलाकों और वहां के काम धंधों पर होता था। जैसे पहाड़ों पर रहने वाले शिकारी, जंगलों में मवेशी चराने वाले, मैदानी इलाकों में किसान, समंदर किनारे मछुआरे और सूखे इलाकों में योद्धा। ये दिखाता है कि लोगों की पहचान उनके आसपास के माहौल से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। अगर उस दौर में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है।
एक तरफ ओवैया जैसी कई कवयित्रियां थीं जिनका समाज में बहुत मान सम्मान था। महिलाओं को अपनी संपत्ति रखने और अपना जीवन साथी चुनने का भी हक था। लेकिन दूसरी तरफ विधवाओं की जिंदगी बहुत मुश्किल थी और ऊंचे तबके में सती प्रथा जैसी कुरीतियां भी मौजूद थीं। इस युग की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी खेतीबाड़ी थी, लेकिन इसकी असली ताकत थी इसका विदेशी व्यापार। तमिलकम एक तरह से ग्लोबल मार्केटप्लेस का सेंटर था। यहां से मसाले, मोती, बढ़िया कॉटन का कपड़ा और रेशम जैसी चीजें पूरी दुनिया में भेजी जाती थीं, और बदले में रोम से सोने चांदी के सिक्के, शराब और दूसरी कीमती चीजें आती थीं। लेकिन जैसा होता है, हर सुनहरे दौर का कभी न कभी अंत होता है। संगम युग का भी हुआ, पर इसकी जो विरासत है वो आज भी दक्षिण भारत की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लगभग तीसरी सदी के खत्म होते होते इन तीनों राजवंशों की ताकत कम होने लगी। इसके बाद के करीब 300 साल के दौर को अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर पल्लवों और दोबारा पांड्यों और चोलों जैसी नई ताकतें उभरीं और उन्होंने अपनी इमारत संगम युग की रखी नींव पर ही खड़ी की। तो संगम युग की सबसे बड़ी देन क्या है? वो है इसका साहित्य, जिसने तमिल भाषा और पहचान की नींव रखी। इसने दक्षिण भारत को दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सभ्यता की बुनियाद है। तो आखिर में ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि भारत का शानदार अतीत सिर्फ गंगा के मैदानों तक ही नहीं था, बल्कि कावेरी के डेल्टा और पश्चिमी घाट के तटों पर भी वो उतना ही जिंदा और रोशन था। इस दक्षिणी स्वर्ण युग को समझना हमें भारत की पूरी कहानी को एक नई और कहीं ज्यादा मुकम्मल नजर से देखने का मौका देता है।